हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विरासत एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। मतलब, अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको कोशिश करनी ही पड़ेगी। आपको सफलता कभी न कभी मिलेगी। इस अच्छे कोट के साथ हम आज अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं आपका मेंटोर आदित्य। आज हम लोग ग्रेविटेशन के सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या प्रॉपर्टी होती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या ऐसा कंडीशन है कि जो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि विरासत एकेडमी सीएचएस के साथ साथ सीयूईटी की भी तैयारी करवा रही है, जो आपके भैया और दीदी लोगों को इंडिया के टॉप मोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो आप अपने भैया और दीदी लोगों से बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलिए कि वो यूट्यूब पे जाएं और हमारे वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे हमारे वेबसाइट पे बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको पूरी की पूरी कोर्स मिलेगी, जिसमें हमारे जितने भी टीचर हैं वो वेल एक्सपीरियंस और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा पढ़ाने के साथ साथ उनको स्कॉलर्स भी हैं। इससे आपको क्या प्रॉफिट मिलेगा कि आपको एक वेल एक्सपीरियंस टीचर मिलेगा और आपके दिमाग में जो भी क्वेरीज रहेंगी वो वन टू वन पूरा करने की कोशिश करेंगे। और विरासत एकेडमी आपको इतने नॉमिनल फीस पे टॉप क्लास की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो दिलाने का प्रयास कर रहा है। तो चलिए आज हम अपने क्लास को चालू करते हैं। बेटा, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले क्लासेस में हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट हमने उसके कंडीशंस को पढ़ा था। पहला कि फोर्स क्या होता है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, या फिर इसे ही हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं, या फिर इसे ही हम लोग बेटा ग्रेविटी बोलते हैं। अब इसके बाद जो हमने लिखा था कि कौन कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। और वो फॉर्मूला क्या है बेटा? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमने यही पढ़ा था बेटा कि G इज इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। देखिए, यही था। जहाँ पे जो ये जी था बेटा, जी की ही आज हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे कि जी क्या होता है और इसका क्या व्यवहार है। तो इसे ही हम लोगों ने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये जो जी जो बेटा है, जी जो वैल्यू है बेटा, इसी को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो चलिए, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इतना पढ़ा था। आप जब ऐप में जाएंगे तो आपको ये सारे जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई गई हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और आज समझते हैं कि जो वैल्यू है वो क्या होती है। अब यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो अभी अभी हम लोगों ने ताजा ताजा पीछे देखा कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर G इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और हमने F पढ़ा था। F क्या है? F को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और m1 m2 क्या है? m1 m2 बेटा मास है दो ऑब्जेक्ट के, और r क्या है? r वो दोनों मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है उन्हीं के क्या है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप देखो, अब जो पहला टॉपिक हमारा है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है G,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, वो कैसे आया है आप ये देख लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, G इज इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2, या फिर क्या लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। और यही जो वैल्यू है बेटा, वो हमारी ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होता है। यही है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो आप अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में देख पाओगे। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसे ही हम लोग बोलते हैं G, और G इज इक्वल टू होता है F आर स्क्वायर इंटू m1 इंटू m2, यही बोले हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है, क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो कैसे कैसे पॉइंट्स दिए हुए हैं ये हमें समझेंगे। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मतलब जो G की वैल्यू है बेटा वो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, यहां तक तो ठीक है। जो इसकी यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर होती है, वो कैसे आई। तो आप ये बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर कैसे आ गया। तो अगर आप हमें निकालना है तो जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन होती है। जो डिस्टेंस है, जो आर दिया होता है, जो डिस्टेंस है उसका यूनिट होता है बेटा मीटर, और ये कितना है मीटर का स्क्वायर। और जो मासेस है, मास का जो यूनिट होता है बेटा वो केजी होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा केजी का स्क्वायर। और यही है जी की यूनिट। जी की यूनिट दिया हुआ है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि द वैल्यू ऑफ जी इज 6.67 इंटू 10 टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और आपको ये पता रहना चाहिए कि ये जो जी की कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो सभी जगह पे कांस्टेंट होती है। मतलब जो कैपिटल जी की वैल्यू होती है वो हर एक प्लेस पे कांस्टेंट होती है। अब यहां पे है कि द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। मतलब कोई भी मीडियम हो, चाहे वो सॉलिड मीडियम हो, चाहे वो लिक्विड मीडियम हो, साथ ही साथ चाहे वो वेपर मीडियम हो या फिर वो आपका फ्री मीडियम हो, किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब डिपेंड नहीं करता है तो इसका क्या मतलब होता है, डिपेंड नहीं करने का मतलब होता है कि वो कांस्टेंट है, वो फ्री है, मतलब वो हर एक कंडीशन में अप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहां पे बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज सेम, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम। यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। मतलब ये जो वैल्यू है जी की बेटा वो क्या होती है, पूरे यूनिवर्स में सेम होती है। द वैल्यू ऑफ जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, हेंस द नेम। दैट्स वाई इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट्स वाई हम लोग इसको हमेशा बोलते हैं यूनिवर्सल gravitational constant. That's why we always used it universal gravitational constant. अब यहां पे अगला पॉइंट है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो ये बेटा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू है, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो डिफरेंट फ्रॉम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब आप इसको सिंपली सोच लो कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बेटा, ये वाला जो पॉइंट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो होती है इसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं। और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कैसा होता है, वो क्या होता है, स्मॉल जी होता है। यहां पे मैंने बहुत ही आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया है, द एसआई यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, या फिर इसको यह लिखा गया है न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी स्क्वायर का इनवर्स। क्यों, अगर हम लोग इस केजी को ऊपर ले जाएं तो ये हो सकता है न्यूटन इंटू
मीटर स्क्वायर इंटू केजी के पावर -2। तो ये भी एक हमारी यूनिट है, चाहे हम ये बोलें या फिर ये बोलें, दोनों के लिए वैल्यू सेम होती है। अब यहां पे बड़ा फेमस कोट होता है, इफ टू बॉडीज ऑफ मास 1, मतलब कि हम अब यहां पे आपको बताएं कि हमारे पास दो बॉडी हैं, पहली बॉडी मान लेते हैं और दूसरी बॉडी मान लेते हैं। हमारे पास दो बॉडी हैं, अगर हम लोग पहली बॉडी मान लिए ये है, दूसरी बॉडी ये है। अब पूछ रहा है कि इनके बीच में क्या होगा, कैसे होगा कंडीशन। तो माना कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब कंडीशन क्या है बेटा कि यदि इनका जो मास है m1 m2 की वैल्यू है वो क्या हो जाए 1 kg हो जाए, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है, इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हो जाए r बराबर हो जाए 1 मीटर। r बराबर कितना हो जाए बेटा 1 मीटर हो जाए। r बराबर अगर 1 मीटर हुआ तो क्या हो जाएगा, देखिए r बराबर 1 मीटर हो जाए तब क्या होगा, कैसा होगा, कंडीशन क्या बता रहा है, व्हेन इट विल हैपन। जो हम लोग जानते हैं, जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और कंडीशन क्या दिया है कि when the both objects are the same masses, let's consider 1 kg, मतलब यदि दोनों वस्तु हैं, दोनों के द्रव्यमान यदि समान रहे, 1-1 किलो के रहे, और द डिस्टेंस बिटवीन देम आर द 1 मीटर, मतलब दोनों के बीच में यदि डिस्टेंस 1 मीटर का हो, तो हमने यह ग्रेविटेशनल फोर्स का कंडीशन ये जाना है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। बहुत ही सिंपल सा था। अब यहां पे हमने बात किया है कि अब यहां पे अगर हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो g इंटू 1 का स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू हो गया g, या फिर लिख सकते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। मतलब the value of force between two objects will be same as the universal gravitational constant if the both object have the same mass, let's consider 1 kg, and the distance between them will become a unit। मतलब यदि उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर कब हो जाएगी, जब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब इफ द टू बॉडीज ऑफ द masses 1 kg each are separated by 1 meter from each other, then g is equal to f हो जाएगा, जो कि हमने पीछे बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा है बेटा कि वो कैसे हो सकता है। आपको ये समझ में आ गया, यहां पे जो हमने f की वैल्यू और g की वैल्यू लिखी हुई है, आप देख लो, आराम से हो सकता है। अब आगे हम लोग क्या देख रहे हैं ये भी देख लेते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फॉर्म, जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली का जो मैंने वैल्यू बताया था, न्यूमेरिकल वाला जो वैल्यू बताया था कि जो F इज इक्वल टू जी है और वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर के बराबर होता है, वो क्यों होगा ये हम यहां पर दिखाए हैं। न्यूटन इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच एग्जिस्ट बिटवीन टू बॉडीज ऑफ द यूनिट मासेस केप्ट एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। मैंने जो वही बताया, उन दोनों के बीच का क्या कंडीशन है, क्लियर है। अब यहां पे अब हम लोग आगे कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि क्या है। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स है जिसको हमें समझना है कि क्या होता है। देखो यहां पे ये वाली पॉइंट आप देख रहे होगे कि ये F इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर लिखा हुआ है। यदि ये लिखा हुआ है और यहां पे भी वही चीज है तो क्यों है, चलिए समझते हैं कि जो कुछ प्रॉपर्टी और बाकी रह गई थी ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्यों, क्योंकि वह एक वीकेस्ट फोर्स है
पूरे नेचर में। मतलब मैंने बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वीकेस्ट फोर्स होता है पूरे के पूरे यूनिवर्स का। इफ टू बॉडी ऑफ मास 1 kg, बोल रहा है, आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, देन द F इज इक्वल टू G इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो बिकेम हो जाएगा बेटा द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सिंपल सी वैल्यू है। अब आगे यहां पे चल रहा है, थ्रू द वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ attract one another constantly, they do not cause any visible motion because the gravitational force of attraction between them is very very small। यही वाला पॉइंट आपको ये समझना है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बेटा ये वाला पेन और ये वाला पेन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपस में क्या करना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू इतनी कम है, बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वी कैन नॉट सी विद द नेकेड आइज। जस्ट वी कैन एज्यूम दैट, मतलब हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है बहुत ही नेग्लिजिबल है, लेकिन फोर्स लग रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो लग रहा है, और वो फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, और जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू बहुत ही कम है। ठीक है, इमेजिन अ सिचुएशन। अब सोचो, एक कंडीशन यहां पे मैंने आप लोगों के लिए दे दिया है समझने के लिए कि एक सिचुएशन करो, एक सिचुएशन ऑन द अर्थ, इमेजिन अ सिचुएशन ऑन द अर्थ इफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब यदि हम लोग एक ऐसा सिचुएशन कवर करें जिसमें कि अर्थ के चारों तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करे ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। सिंपल सा है, इसी वजह से जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं, जितने भी हमारे सैटेलाइट हैं, जितने भी, जैसे स्पेस एक्स की बात हो गई, जैसे पीएसएलवी की बात हो गई, जैसे जीएसएलवी की बात हो गई, जितने भी हमारे बाहर, जितने भी अर्थ के सरफेस के बाहर जितने सैटेलाइट हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड मूव करते हैं। और वो किस वजह से करते हैं, वो करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर वेरी बिग। मतलब यहां पे समझो, मैंने इसीलिए कंडीशन भी बताया था, व्हेन बोथ द ऑब्जेक्ट आर वेरी बिग, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा रहे, हैविंग द वेरी लार्ज मासेस, मतलब इनके जो मासेस लार्ज हो जाएंगी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एक्सट्रीमली लार्ज। क्यों होगा द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एक्सट्रीमली वेरी लार्ज? मैंने आपको यह बता चुका है, फिर से बता दे रहा हूं ये क्यों होता है। क्योंकि मैंने बताया है कि जो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनके प्रोडक्ट के, इनके मास के प्रोडक्ट के। दैट मीन्स यदि आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे, अर्थात यदि आप मास को बढ़ाओ जाओगे, जैसे 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1000, 10,000, वैसे ही द वैल्यू ऑफ एफ, मतलब जो एफ है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बढ़ता ही जा रहा है। दैट मीन्स जो फोर्स है वो कब बढ़ेगा, जब आप मास को बढ़ाते जाओगे। मतलब आप 1 से 2 कर दिए, 2 से 4 कर दिए, तो उसी कंडीशन में एफ की वैल्यू भी बेटा बढ़ती जाएगी। चलिए, हम समझ गए ये क्यों हुआ है। अब बोल रहा है, यहां पे एक कंडीशन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून इवन द लार्ज डिस्टेंस इज वेरी लार्ज। और उसकी वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻20। कितनी होती है बेटा, 2 इंटू 10⁻20। मतलब जो अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10⁻20। ठीक है, समझ में आया। इससे ऊपर एक लाइन है जिसको हमने छोड़ा है। क्यों छोड़ा है, ऐसा छोड़ा नहीं है कि उसको तोड़ना है, नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्या है ये हम समझेंगे कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड इज 9.8 न्यूटन। ये कैसे लिख दिया हमने, ये क्या है भाई, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ड्यू टू अर्थ, मतलब
ये ऑब्जेक्ट यदि 1 kg का है, यदि ये ऑब्जेक्ट यदि 1 kg का है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी बेटा 9.8 न्यूटन। कैसे मैं बोल रहा हूं इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो ये कुछ पॉइंट्स रिमेन हो गए थे जो कि मैंने यहां पे लिख दिया है। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी डब्बे में बने हुए हैं आप उस पे ध्यान दो, और वही सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए, हमने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। यहां पे कुछ पॉइंट्स भी गिवन हुए हैं कि द मास ऑफ अर्थ इज 6.4 इंटू 10⁻24 kg एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻6 मीटर। अब यहां पे हम बनाते हैं अर्थ। मान लिया कि हम एक अर्थ बनाएंगे, इसको ब्लू कलर से बनाएंगे क्योंकि हमारा अर्थ जो है वो ब्लू कलर से है, और इसको हम लोग भर भी देंगे। अब यहां पे क्या बोला है कि यदि हमारा ये अर्थ है और इसका ये सेंटर है, इसका ये क्या सेंटर है बेटा। अब यहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट है बेटा, यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg। कितना है मास? 1 kg। और यहां से इसके सेंटर से उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हो जाएगा, और जो मास होगा वो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है। लेट कंसिडर हैं कि मास ऑफ अर्थ को हम लोग एमई से दिखाते हैं। एमई इज द मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। और जो बेटा आरई है, आरई विल बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। यही बोल रहा है कि इसके बीच की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगी, मतलब बोल रहा है इनके बीच के मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो बेटा हमें दिया हुआ है m इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 kg। ठीक है, हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही होता है। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही, आप हमें सही बता रहे हैं। मैं कहूंगा बेटा अगर कंडीशन ऑब्जेक्ट की हो तो क्या बदल सकता है, तो आप कहोगे सर फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू जी m इंटू एम ई अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक बेटा, आप सही कह रहे हैं। अब बेटा जी की वैल्यू तो आपको पता है, जी की वैल्यू क्या होती है। जी की वैल्यू तो मैंने बताया था क्या होता है। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। सारी वैल्यूज हमारे पास है, हम इसे पुट कर देते हैं। सारी वैल्यूज हमारे पास है। जस्ट व्हाट वी नीड टू डू, जस्ट वी हैव टू पुट द ऑल वैल्यूज एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ F due to the earth on an object of a mass of 1 kg। चलिए देखिए क्या है बेटा, यहां पे अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। M की वैल्यू है बेटा 1 kg, यहां पे इसकी वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻24 kg अपॉन RE की वैल्यू क्या है 6 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 9.77। यहां पे जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, आप ये समझो कि जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स होती है 9.77 न्यूटन, या फिर हम लोग लिखते हैं F इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और यही जो मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था बेटा कि ये जो अर्थ है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये वाली लाइन देखिए कि द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg प्लेस्ड ऑन अ ग्राउंड इज 9.8 न्यूटन। डिब्बे में दिखा हुआ है और इसी डिब्बे को हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ and 1 kg of object on its surface. The given points are the mass of earth is
द गिवन पॉइंट्स आर द मास ऑफ अर्थ इज 6.24 kg एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁶ मीटर। एंड हमने यहां पे सारे वैल्यूज को पुट किया और हमने आंसर पाया कि लगभग 9.8 न्यूटन का फोर्स लगता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब यहां पे केपलर साहब की बात आती है। केपलर साहब क्या कहे थे? केपलर साहब ने, इसको आगे बढ़ने से पहले कुछ इसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि जो केपलर थे उन्होंने हमारे प्लेनेट के रोटेशन से रिलेटेड उन्होंने 3 रूल दिए थे। कितने रूल दिए थे? 3 रूल दिए थे। उन तीनों के अलग अलग लॉज हैं, उन तीनों के अलग अलग कंडीशन हैं। अब आप समझिए कि जो ये पॉइंट है ये सर्कुलर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये सर्कुलर पॉइंट नहीं है। तो ये क्या है बेटा? ये सर्कल नहीं है तो ये क्या है? तो आप कहोगे कि सर ये इलिप्स है। क्या है? इलिप्स है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार। तो आपको एक बहुत ही अच्छा मैं कंडीशन बता रहा हूं। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ नहीं है बेटा, कि मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ आप ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा पाथ है, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। आप पूरी तरीके से गलत हो, क्योंकि जो पाथ है बेटा वो इलिप्टिकल पाथ है। इस पाथ को हम लोग कौन सा पाथ कहते हैं? दिस पाथ इज नोन एज अ इलिप्टिकल पाथ। दिस पाथ इज नोन एज अ इलिप्टिकल पाथ। और जब भी कभी हम लोग इलिप्ट की बात करते हैं वहां पे 2 फोकस होता है। कितने फोकाई हो? 2 फोकस होता है। और फोकस का ही जो प्लूरल फॉर्म होता है, वो होता है फोकाई। क्या होता है? द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस इज फोकाई। और आप यहां पर देखोगे कि यहां पे 2 फोकस हैं। तो अब यहां पे क्या है? केपलर चाचा ने क्या दिया था, इसी को हम लोग समझेंगे। यहां पे मैंने आपको एक बहुत ही बृहद फोटो बनाया हुआ है। तो केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, मतलब केपलर के प्लेनेटरी मोशन से रिलेटेड जो लॉ है उसे हम लोग समझेंगे कि केपलर्स लॉ फॉर द प्लेनेटरी मोशन। सो मैंने पीछे बताया कि केपलर ने कितने लॉ दिए थे बेटा? तो केपलर गिव्स 3 लॉज। कितने लॉज दिए थे? तो ही गिव्स 3 लॉज। कितने लॉ दिए थे? 3 लॉ। पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट। दूसरा लॉ ऑफ स्पीड, या फिर हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। या और तीसरा पॉइंट है बेटा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड। तो केपलर गिव्स मेनली 3 लॉज। केपलर साहब ने 3 लॉ मेनली दिए थे। कौन कौन से हैं? पहला है लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कक्षा का नियम। दूसरा होता है लॉ ऑफ एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। और तीसरा नियम दिया था उन्होंने लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या फिर हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं बेटा एरिया। या एरिया के बाद तीसरे नियम को हम लोग बोलते हैं समयांतराल का नियम। चलिए ठीक है, तो पहले लॉ को समझते हैं कि पहला लॉ क्या बोला है। पहला लॉ बोला है, अब यहां पे आपको एक फोटो दिख रहा होगा जो कि हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छी फोटो बनी है, इसको बिगाड़ेंगे नहीं। ये हमारा सन है बाबू भैया, आप यहां पे ध्यान दोगे तो ये हमारा सन है। क्या है? ये हमारा सन है। सिंपल सी बात है, ये हमारा सन है। और सन क्या कर रहा है? आप देखोगे कि सन किसी एक एक्सिस पे है। देखो यहां पे 2 एक्सिस है। और ये दिख रहे हो आप, पाथ कैसा है? पाथ है बेटा इलिप्टिकल पाथ, सर्कुलर पाथ नहीं है बाबू भैया। आप यहां पे ध्यान दीजिए कि ये जो पाथ है वो सर्कुलर ना होके एक इलिप्टिकल पाथ है। इसको हम लोग हिंदी में अंडाकार पाथ भी कह सकते हैं।
इसको हिंदी में हम लोग कौन सा पाथ कह सकते हैं बेटा? अंडाकार पाथ भी बोल सकते हैं। वैसे अगर हम लोग को ये करना हुआ, अगर एक्सप्लेन हिंदी में करना हुआ, तो इसको हिंदी के भाषा में हम लोग बोलते हैं बेटा दीर्घवृत्ताकार। क्या बोलते हैं? दीर्घवृत्ताकार। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलिप्स। ठीक है, ये इलिप्स है। चलो ठीक है। अब सन क्या करता है? सन अब इलिप्स है तो बेटा इसके दो फोकाई होते हैं। कितने फोकाई होते हैं? दो फोकाई होते हैं, 1 और 2। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि सन दोनों जगह पे रहेगा ना, सन किसी एक जगह पे रहेगा। और क्या बोल रहा है कि जो अर्थ है, जो हमारी प्यारी अर्थ है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। क्या करती है? उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। उसके चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर। सिर्फ हमारी अर्थ की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, वेनस की, अर्थ की, मार्स की, जुपिटर की और यूरेनस की, प्लूटो की। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी बेल्ट हैं, वो अर्थ के चारों तरफ किस तरीके से चक्कर लगाते हैं? तो वो अर्थ के चारों तरफ तुम्हारे इलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं। और यही हमारा पहला जो लॉ ऑफ ऑर्बिट का रूल है, वो यही कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट एक्सप्लेन दैट। क्या एक्सप्लेन कर रहा है? कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन। मतलब जितने भी ग्रह हैं, इट्स नॉट लाइक दैट कि सिर्फ और सिर्फ मैं अर्थ की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मार्स की, मैं बात कर रहा हूं जुपिटर की। तो जितने भी ग्रह हैं वो क्या होता है? सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में बात कर रहे हैं। क्या यहां पे आपको सर्कुलर दिया है? क्या सर्कुलर ऑर्बिट दिया है? क्या मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में यह नहीं चक्कर लगाते हैं। ऑर्बिट कैसा होना चाहिए बेटा? तो ऑर्बिट बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट होनी चाहिए। मतलब इसकी ऑर्बिट क्या होना चाहिए? इलिप्टिकल ऑर्बिट होना चाहिए। और क्या बोल रहा है? विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अब फोकाई क्या है बेटा? फोकाई क्या है? आपने पढ़ा है फोकस, आपने पढ़ा है फोकस। तो फोकस का जो प्लूरल फॉर्म होता है वह होता है फोकाई। फोकस का ही जो बहुवचन होता है वह होता है फोकाई। मतलब बोल रहा है कि एवरी प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट इन द सर्कुलर ऑर्बिट, एंड विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई एट द इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब सन या तो यहां पे रहेगा या तो यहां पे रहेगा। जैसे यहां पे दिखाया गया है कि सन इस पॉइंट पे है और दूसरा फोकाई यहां पे पड़ा हुआ है। तो जितने भी पहला जो रूल है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कक्षा का नियम। क्या बोलते हैं बेटा? कक्षा का नियम। आप जैसे आप अपने स्कूल में जाते हो तो आप अपने स्पेशल पहले क्लास में बैठते हो कि नहीं? जैसे क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7। तो वैसे ही जितने भी हमारे प्लेनेट हैं वो अपने एक स्पेसिफिक, किस में? आप स्पेसिफिक तुम्हारा एक ऑर्बिट है, उसी में चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन वो ऑर्बिट कैसा है? वो ऑर्बिट है बेटा इलिप्टिकल ऑर्बिट, या फिर दीर्घवृत्ताकार अच्छे हिंदी में बोलते हैं। समझ में आ गया आपको? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहां पे दूसरे लॉ की बात किया था। पहला लॉ तो हो गया, अब दूसरे लॉ की बात किया था। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एरिया, या फिर उन्होंने बोला किसका? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? एरिया को क्या बोलेंगे? पहला हो गया कक्षा, दूसरा हो जाएगा क्षेत्रफल का नियम। दूसरा नियम क्या हो जाएगा बेटा? हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल का नियम। अब क्षेत्रफल का नियम क्या है? क्या बोल रहा है? ये क्या फोटो बना है? अब हम इसे समझेंगे क्षेत्रफल के नियम में कि क्या बना है। तो क्षेत्रफल के नियम को बनाने के लिए एक सबसे पहले हम लोग आपके लिए एक इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाएंगे और इसके एक फोकाई पे सन महाराज को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। चलिए सन को फिक्स कर दिया। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया है ये, और एक पर्टिकुलर एरिया है ये, और भी हमारे पास एरिया है ये, और भी हमारे पास एरिया है ये। अब यहां पे क्या कहना चाह रहा है बेटा? क्या कहना चाह रहा है
अब हम इसे खुद ही समझेंगे। इसे हम कलर क्यों किए हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए एरिया S1 है, ये S2 है, ये एरिया S3 है, ये एरिया S4 है। तो जो दूसरा लॉ है, जो दूसरा लॉ है वो क्या बोल रहा है? जो दूसरा लॉ है वो बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट, लेट्स कंसीडर कि जो जो लाइन है, मतलब जो सन से मिलाने वाली जो लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेनेट टू द सन स्विप्स। ये स्विप्स का क्या मतलब है बेटा? स्विप्स का क्या मतलब है? स्विप्स ओवर इक्वल एरिया, स्विप्स ओवर इक्वल एरिया, स्विप्स ओवर यहां पे बोल रहा है स्विप्स ओवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब जितना एरिया है उतना एरिया क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। जैसे कि इनके बीच में आप यहां पर देख सकते हैं कि इनके बीच में एरिया इतना है और इनके बीच में एरिया इतना है। मतलब यहां से यहां जितना भी एरिया है और यहां से यहां जितना एरिया है दोनों बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों हो रहा है? वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो उसी रीजन के लिए हमने ये बनाया हुआ है फोटो। तो आपसे अगर मैं क्वेश्चन बहुत ही सिंपली पूछूं कि अगर मान लो अर्थ यहां पे है और अर्थ यहां पे है तो फोर्स कहां ज्यादा लगेगा? आप सिंपली बोलोगे कि सर ये तो बहुत ही आसान है कि अर्थ यदि सन के पास है तो यहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, और यहां सन है तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा बेटा? यहां पे फोर्स क्या लगेगा? थोड़ा कम लगेगा। तो जब फोर्स ज्यादा लगेगा तो जो अर्थ की स्पीड है वो बेटा एज कंपेयर टू फार पॉइंट ये भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब कि यदि ये 2 घंटे में इतना से इतना करेगी तो यहां पर भी 2 घंटे में इतना से इतना ही एरिया कवर करेगी। मतलब जो एरिया है, मतलब एक पर्टिकुलर जो सेक्शन है, जैसे अगर इस एरिया की बात करें और इस एरिया की बात करें, जो सेक्शन है पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब जो ये पर्टिकुलर जो एरिया है वो इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब यदि 1 घंटे में इतना एरिया कवर कर रही है तो इतने एरिया को कवर करने में भी वो 1 ही घंटे लगाएगी, इतने एरिया को कवर करने में भी वह 1 ही घंटे लगाएगी और इतने एरिया को कवर करने में भी वह 1 ही घंटे लगाएगी। मतलब वह बोल रहा है कि स्विप्स ओवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक इक्वल एरिया कवर करती है। यही बोल रहा हूं कि यदि चाहे इतना एरिया हो, चाहे मैं बोल दूं बेटा इस एरिया की बात करूं, चाहे मैं इस एरिया की बात करूं, सभी के लिए टाइम क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। यहां पे मैंने यह भी बता दिया है कि एरिया ऑफ एस ए बी, एरिया ऑफ एस ए बी अगर इसे यहां पर एस माना गया है और ए और बी है, वह एरिया किसके हो जाएगा? सी एस सी डी। मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों बराबर होगा। भले आपको देखने में बड़ा लग रहा है ये वाला एरिया, लेकिन दोनों के लिए जो टाइम है, दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा क्यों है? दोनों के लिए टाइम सेम क्यों रहेगा? क्योंकि यहां पे सन अर्थ के नजदीक है, यहां पे ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा रहेगा और ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होने की वजह से सन ज्यादा तेज से स्विप करेगा, और यहां पर दूर है तो वो धीरे से करेगा। इसीलिए हाई टाइड और लो टाइड भी आते हैं, जो आप कहां पढ़ोगे बेटा? आप पढ़ोगे हमारे ज्योग्राफी के सर से। तो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स की पढ़ाई नहीं, आपको ज्योग्राफी की भी पढ़ाई हो रही है। अभी मैथ भी अप्लाई होगा तो मैथ की भी पढ़ाई हो रही है। आपको क्या करना है? आपको विरासत को अपने अंदर समा लेना है। चलिए अगले पॉइंट पे देखते हैं कि यहां पर बोल रहा है कि सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ टेल्स अस दैट जो प्लेनेट है डज नॉट मूव अराउंड द सन विद द कांस्टेंट स्पीड। मतलब कभी ऐसा नहीं है कि पृथ्वी कभी यहां पर है तो स्लो चल रही है, यहां पर है तो स्लो चल रही है। ना 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 ना, कहीं फास्ट चलेगी कहीं स्लो चलेगी। इसी वजह से तो दिन रात होते हैं। नहीं तो दिन 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 रात 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 दिन 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 रात 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 होता रहे, दिन रात होता रहे और फिर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए
क्या बोल रहा है कि द सेकेंड लॉ टेल्स अस दैट द प्लेनेट जो है डज नॉट मूव विद द कांस्टेंट स्पीड अराउंड द सन। मतलब सन के अराउंड कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल नहीं करती है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पर यह पास में है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? स्पीड फास्ट हो जाएगा। यहां पे स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। यहां पे स्पीड क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट यहां पे स्पीड क्या होगा? कंपैरेटिवली स्लो हो जाएगा। कंपैरेटिवली स्लो का मतलब क्या होता है कि वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? वैल्यू उसकी स्लो हो जाएगी। इट यहां पर बोल रहा है बाबू भैया, इट स्पीड अप वाइल अप्रोचिंग द नियरेस्ट पॉइंट। जो नियरेस्ट पॉइंट है, सन के जो नियरेस्ट पॉइंट है, उसको बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलते हैं? पेरिजी। आप सोचो, इससे पहले अगर आप पढ़ोगे, ये थोड़ा सा साफ कर दे, आपको और इजी अच्छे तरीके से आएगा, क्योंकि यहां पे मैंने पहले ही बना लिया है। पहले आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई लो। अरे क्यों शर्मा रहे हो? ले लिया? चलिए, अब हम यहां पे जो मैंने बताया है, ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये तो नियरेस्ट पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी। ये जो नियरेस्ट पॉइंट है, इसको बोलते हैं पेरिजी। ठीक है? मतलब स्पीड अप, मतलब यह क्या हो जा रहा है? स्पीड्स अप हो जा रहा है। कहां पे? जो नियरेस्ट पॉइंट पे है, और उस नियरेस्ट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिजी। एंड स्लोज डाउन। एंड क्या कर रहा है? स्लोज डाउन। स्लोज डाउन का मतलब स्लो हो जा रहा है। कहां पे? अप्रोचिंग द फारदेस्ट पॉइंट। कहां पे बेटा? फारदेस्ट पॉइंट पे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजाई। मतलब इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो फर्देस्ट पॉइंट है, ये जो फर्देस्ट पॉइंट है, फर्देस्ट पॉइंट है बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपोजाई। मतलब जो नियर पॉइंट है इसको पेरिजी बोलती हैं, और जो फार पॉइंट है इसको अपोजाई बोलते हैं। आपको समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इस इंटरवल की वजह से जो इक्वल एरिया है, हमें यह फाइंड आउट होता है। चलिए, बहुत बढ़िया है बेटा। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, जो आज हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं, कि थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, या फिर लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या फिर समयांतराल का नियम। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? समयांतराल का नियम। समयांतराल का नियम। अब ये समयांतराल का नियम क्या कहता है, क्यों कहता है, किस लिए कहता है, इसके अंदर क्या बोला गया है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ अ प्लेनेट। मतलब यदि जो हमारा प्लेनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा ही। टाइम पीरियड का स्क्वायर करना है। टाइम पीरियड का क्या करना है? स्क्वायर करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है? अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। अब मीन डिस्टेंस क्या होता है बेटा, इसे आप यहां पे समझ लो। एक बार फिर से हम यहां पे आपको एक अंडाकार एरिया बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर जो एरिया है, आप ये समझिए, आप यहां पे समझो, ये एक पॉइंट हो गया, एक यहां पे दूसरा पॉइंट हो गया। अब यहां पे हम लोग सेंटर की बात कर देते हैं। तो मीन पॉइंट क्या हो गया? कि जो प्लेनेट के प्लेनेट के नियर पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पे है। मीन पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पे है। जैसे यहां पे अर्थ हो गया, यहां पे उसका मीन पॉइंट है। उस मीन पॉइंट से वो कितना डिस्टेंस पे है, वो मीन पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे है, वही बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट। रेवोल्यूशन का मतलब चारों तरफ घूमना, चक्कर लगाना। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? चक्कर लगाना। ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। और यही हमारा क्या है? दिस इज अवर द मीन डिस्टेंस। और जो लॉ है बेटा, जो लॉ है उसको हम लोगों ने यहां पे मैथमेटिकली किया है, एक्सप्रेस्ड एज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आइदर वी कैन राइट दैट
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज अ कांस्टेंट। मतलब द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड एंड द डिस्टेंस, द मीन क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि जो सन को और अर्थ को मिलाने वाली जो रेखा है, जो मीन डिस्टेंस है, उसका क्यूब कर दो, और जो रेवोल्यूशन ऑफ टाइम पीरियड है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, या फिर यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपस में कांस्टेंट होंगे। यहां पे बोल रहा है कि कैपलर साहब ने इतना इंपॉर्टेंट नियम दिया है, थ्रू कैपलर गिव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ही कुड नॉट गिव द थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट। देखिए, कैपलर साहब ने नियम तो तीनों दे दिया, लेकिन उन्होंने इस जितने भी लॉज दिए वो थियोरेटिकल लॉज दिए, इसके कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को नहीं दे पाए वो। और आप यदि फिजिक्स पढ़ रहे हो तो थ्योरी के साथ साथ आपको उसका एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पता होना चाहिए। मतलब सन स्लो हो रहा है तो कितना हो रहा है, दूर जाने पर फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, उन्होंने मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दिया, लेकिन इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ओनली न्यूटन एक्सप्लेन, सिर्फ न्यूटन चाचा ही एक्सप्लेन कर पाए कि द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो न्यूटन है वो न्यूटन नहीं है, वो फादर ऑफ फिजिक्स है, और हम लोग उनको फादर ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स ही कहते हैं। तो जब भी कभी हम लोग को बात न्यूटन की होगी तो वो टूटा हुआ सेव की जगह वो क्लासिकल मैकेनिक्स में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट किया है उनको भी याद करना है। Only Newton explained that the cause of the motion of the planet is the gravitational force which the sun exert on them. मतलब सन कितना एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स किसी और ग्रह पे, उसे हमें समझना है। न्यूटन यूज्ड केपलर थर्ड लॉ। न्यूटन चाचा ने केपलर को, क्योंकि केपलर बहुत पहले आए थे, बाद में आए थे न्यूटन, तो उन्होंने तीसरे नियम का यूज किया। न्यूटन यूज थर्ड लॉ ऑफ द डेवलप द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। मतलब जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, जो हमारा जो थर्ड लॉ आया, थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा, उसी लॉ को यूज करके इन्होंने पढ़ाया। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या क्या पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने यहां पे एक क्वेश्चन लगाया कि ये लगभग 9.8 न्यूटन कैसे हो गया, और लास्ट में हमने केपलर के तीनों लॉ, जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इसको हमने पढ़ाई किया कि जो लॉ ऑफ ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ एरिया क्या होता है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड क्या होता है। इन तीनों पार्ट्स को हमने बहुत ही माइन्यूट लेवल पे जाके समझा है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इसके बाद आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब एक बार आप विरासत एकेडमी में आ गए तो आप हमारे परिवार हैं, हम आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं देंगे। चलिए, दूसरा ये था और तीसरा ये था, ये वाला, ठीक है। अब ये सारी चीजों को आप पढ़िए, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमारे लास्ट जो वीडियो को आप जब लास्ट पॉइंट तक देखेंगे, क्योंकि बेटा शुरू से अंत तक देखने में ही मजा है, और भगा के देखने में कोई मजा नहीं है। क्योंकि यदि आप युद्ध लड़ रहे हो तो युद्ध को लड़ने में मजा तभी है जब आप अंत तक युद्ध लड़ो। अगर आप बीच में छोड़ दिए तो आप रणछोड़ कहलाओगे। तो विरासत एकेडमी के साथ जुड़िए, और हम और आप मिलकर पूरी तरीके से तैयार है इस युद्ध को लड़ने के लिए और इस युद्ध को जीतने के लिए। उसमें मैं आपका सारथी के रूप में हमेशा हेल्प करता रहूंगा। आज के इस क्लास में चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।